हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन या प्रजनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इंट्रोडक्शन में आपने जाना है रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें दो टाइप्स की हमने बात की थी। और पहला जो टाइप है, पहला जो प्रकार है जिसमें आप बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक से क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या बेसिक से डिफरेंस होते हैं। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने कहा है कि यहाँ पे फिजन हो रहा है। ठीक है, फिजन दो प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में आपने कहा कोई एक जनक कोशिका थी, जनक कोशिका में विभाजन हुआ और जनक कोशिका क्या हो गई है, दो भागों में विभाजित हो गई है। जनक कोशिका से जो दो भाग बने हैं, दो कोशिकाएं बनी हैं, वही संतति कोशिकाएं हैं, जो कि आपको अमीबा में देखने को मिलता है। आपके सामने इमेज अवेलेबल है, आप देख रहे हैं कि अमीबा सबसे पहली जो इमेज है, सबसे नंबर 1 जो आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये क्या है, पेरेंट अमीबा या जनक अमीबा जिसे हम कहेंगे। जनक अमीबा में आपने कहा कि यहाँ पे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन होता है, वैक्यूल्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, जो कोशिका है, कोशिका के अंदर के कोशिकांग होते हैं। क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर है और आपने कहा कैसा है, एक्वेटिक है, पानी में पाया जाता है, जलीय है, बहुत सूक्ष्म होता है, इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। पहली इमेज में आपको एक जनरल सा स्ट्रक्चर दिखा रखा है जनक कोशिका का। अब ध्यान दीजिए, जनक और संतति क्या होती है। हमने कहा ये है जनक अमीबा। तो जनक क्या होते हैं, वह जीव जिसके द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। ठीक है, जनक है कि वह जीव जिसके द्वारा नई संतति उत्पन्न होगी। अब ये वही जीव है जिसके द्वारा नई संतति यहाँ पे क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, जनक अमीबा। पहली इमेज आपको बताती है अमीबा के बारे में, जनक अमीबा के बारे में। दूसरी जो इमेज आपके पास आती है उसमें आप देख रहे हैं कि ये बीच वाला जो पोर्शन है जो आपको डार्क ब्लू कलर में दिखा रखा है, ये है केंद्रक या न्यूक्लियस। आप देख रहे हैं कि पहले इमेज में ये जो केंद्रक है वो गोल था, दूसरी इमेज में ये जो केंद्रक है ये गोल से इलोंगेट हो गया है, यानी कि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इसे स्ट्रेच किया जा रहा होगा, इसे दो साइड से खींचा जा रहा होगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जब आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो वो बीच से अब टूट गई है और अब उसके दो भाग हो गए हैं। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पे जो इमेज नंबर 3 है यहाँ पर देखी गई है। अब आपने कहा कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं था कि केंद्रक ही खींचा जा रहा था, पूरी कोशिका ही खींची जा रही थी। हमने कहा कि हमारे पास एक गोल कोशिका थी, क्योंकि आप जानते हैं अमीबा का कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती है। जो कोशिका थी वो इस प्रकार से खींची जा रही थी, उसके अंदर का न्यूक्लियस भी खींचा जा रहा था। आपने कहा न्यूक्लियस पहले टूट गया दो भागों में। जब न्यूक्लियस टूटा तो धीरे धीरे करके यहाँ से आपने कहा कि ये जो सेल है ये दो भागों में टूट जाती है और दो नई कोशिका का निर्माण कर लेती है। ये जो दो कोशिकाएं बनी हैं इसे हम क्या कहेंगे, संतति कोशिकाएं कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, डॉटर सेल होती हैं, जिसे आप कह रहे हैं संतति कोशिकाएं। आप इन्हें कह रहे हैं संतति कोशिकाएं। ठीक है, अब हमने कहा संतति कोशिकाएं बनी हैं, तो अगर जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती, ध्यान रखिए नंबर कितना है, 2 है। ठीक है, आपने कहा अगर दो संतति कोशिकाएं बनी तो इसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन। फिजन में एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो जनक कोशिका है वो अलग अलग भागों में टूट रही है या फिर उससे क्या बन रही है, नई कोशिकाएं बन रही हैं।
ये बाइनरी फिजन हमने देखा अमीबा में, सेकेंड हमने कहा मल्टीपल फिजन आता है हमारे पास, ठीक है। और मल्टीपल फिजन में हमने क्या बात की है कि जनक कोशिका से सिर्फ दो नहीं बल्कि दो से अधिक कोशिकाएं बनती है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया गया है कि पहले ये जनक कोशिका थी, इसमें बहुत सारे आपको न्यूक्लियस दिखाई दिए और क्या हो गया है, अब इन्हीं के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब ये जो सेल है ये बर्स्ट हो जाएगी, ये फट जाएगी, तो इसके अंदर बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं वो बाहर निकलेंगी। जितनी कोशिकाएं इसके अंदर बनी हैं वो दो से ज्यादा हैं, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन कहेंगे। हमने कहा अगर बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल हमारे पास आता है तो पैरामीशियम है, अमीबा है, और अगर मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल आता है तो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो फिजन के बाद हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक आया था जिसके बारे में हम बात करने वाले थे वो है रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक आता है। ध्यान दीजिए, अब बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार आपने क्या पढ़ा है, फिजन पढ़ा है। दूसरा जो प्रकार आपके पास आता है वो आता है, दूसरा जो प्रकार आता है वो है रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर हाइड्रा का आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। आपको हाइड्रा का एग्जाम्पल आपने क्या कहा, ये एक पूरा हाइड्रा है, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक हाइड्रा है। अब हाइड्रा में क्या हुआ, आपने कहा जो हाइड्रा है उसके दो पीस यहाँ पे हो गए, दो पार्ट हो गए। ये पहली इमेज में पूरा आपको हाइड्रा से हाइड्रा दिखाई दिया, तो ये क्या है, जनक हाइड्रा है, जिसे आप क्या कहेंगे, पेरेंट हाइड्रा कहेंगे। पेरेंट हाइड्रा कहिए, अडल्ट हाइड्रा कहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने कहा ये जो पेरेंट हाइड्रा है इसके दो पीस हो जाते हैं। जब दो पीस हो जाते हैं तो आपने कहा ये आपके पास हेड वाला पोर्शन है और ये आता है टेल वाला पोर्शन, यानी कि ये क्या है, ऊपर हेड वाला पोर्शन है और ये क्या होगा, टेल यानी कि पूंछ वाला पोर्शन होगा। अब होता है क्या, देखिए, हेड वाले पोर्शन में पूंछ नहीं है और पूंछ वाले पोर्शन में आपने कहा हेड नहीं है, यानी कि हेड वाले में टेल नहीं है, टेल वाले में हेड नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, इस हेड वाले पोर्शन में टेल बन गई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी टेल बनी हुई है, और इस टेल वाले पोर्शन में ये क्या है, टेल वाला पोर्शन है, और ये क्या है, हेड वाला पोर्शन है। और आपने कहा कि इस टेल वाले पोर्शन में हेड बन गया है, ठीक है। अब इनमें क्या हुई, ग्रोथ हुई, और जब ग्रोथ हुई तो आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रा से दो हाइड्रा बने हैं, तो आपने कहा ये आपके पास जो आते हैं वो हैं संतति हाइड्रा, ठीक है, ये क्या होंगे, संतति हाइड्रा होंगे। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे प्लेन एरिया का। ये हमारे पास एक प्लेन एरिया का क्या आता है, डायग्राम आता है। ये प्लेन एरिया दो भागों में टूट जाता है और आपने कहा एक भाग में इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हेड वाला पोर्शन है, और दूसरे भाग में हमने कहा कि सिर्फ इसका टेल वाला भाग ही बचा है। अब हुआ क्या, आपने कहा हेड वाले पोर्शन में आपने देखा सिर्फ ये पोर्शन बचा हुआ था, इसमें टेल वाले पोर्शन का फॉर्मेशन हो गया, इसमें क्या बन जाती है, टेल वाला पोर्शन बन जाता है। और जो टेल वाला पोर्शन आपके पास बचा हुआ था इस प्रकार से, इसमें आपने कहा कि पूरा ये है टेल, और इस टेल में हेड वाला पोर्शन बन जाता है, ठीक है। सेम यही तो प्रोसेस हो रही थी। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, अगर मैं आपसे कहूँ, आपके पास दो शब्द आए हैं, फ्रेगमेंटेशन आया है, रीजनरेशन आया है। मैंने कहा कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब है विखंडन, ठीक है, और रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्ध भवन, ठीक है। तो आपने कहा कि सबसे पहले तो हमने क्या देखा, विखंडन। विखंडन का मतलब है कि खंडन, खंडन का मतलब है किसी भी चीज का अलग अलग खंडों में, अलग अलग भागों में टूटना, ठीक है। खंड का मतलब होता है भाग। सबसे पहले आपको विखंडन देखने को मिला कि ये जो प्लेन एरिया था ये दो भागों में टूटा, या फिर ये जो हाइड्रा था ये दो भागों में टूटा।
उसके बाद हमने कहा कि जब दो भाग आ गए हमारे पास, जो टूटे हुए दो भाग थे, उनमें रीजनरेशन की प्रोसेस हुई, जिसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब होता है किसी भी चीज का जो खोया हुआ अंग है उसका फिर से वापस आना, या उसमें फिर से ग्रोथ होना, फिर से वृद्धि होना। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि दोनों में पुनरुद्भवन हुआ है, इस हेड वाले पोर्शन में भी और टेल वाले पोर्शन में भी। तो क्या हुआ, पेरेंट जो प्लेनेरिया था उसे दो प्लेनेरिया बने, या पेरेंट हाइड्रा था उसे दो हाइड्रा यहाँ पर बने हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हैं यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। अब यहाँ पर देखिए, आपने कहा अलैंगिक जनन के अगर कुछ फीचर्स आपको याद होंगे, तो हमने कहा था सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता है, सिर्फ एक हाइड्रा यहाँ पर है, सिर्फ एक प्लेनेरिया को हम ले रहे थे, किसी दूसरे प्लेनेरिया की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे लैंगिक अंग शामिल नहीं है, यहाँ पे कोई अलग से गैमीट, जिसे हम कह रहे थे, अलग से जो विशिष्ट प्रकार के जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हमने गैमीट कहा था, गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। सिंपली एक जो क्या थी, कोशिका थी, एक जो जीव था, वो दो भागों में विभाजित हो गया है। क्या कहेंगे इसे, हमने कहा अलैंगिक जनन का प्रकार कहेंगे। तो क्या पढ़ा आपने, आपने कहा रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है लिजार्ड। आपने कहा लिजार्ड यानी कि छिपकली, आपने देखी, आपने छिपकली देखी होगी, सभी के घर में छिपकली होती है, चलिए घर में ना भी होगी लेकिन आपने देखी होगी। हमने कहा जो छिपकली होती है उसकी पूंछ अगर काट दी जाए तो कुछ टाइम बाद उसकी पूंछ फिर से बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा कि वो क्या है, पुनरुद्भवन की क्या है, क्षमता उसमें पाई जाती है। वैसा ही हम यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रा में, और हम देख रहे हैं प्लेनेरिया में। हमने कहा रीजनरेशन का मतलब होता है कि जो खोए हुए भाग होते हैं, टूटे हुए भाग होते हैं, उनका पुनः निर्माण हो जाता है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर रीजनरेशन। अब क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स fragmented into smaller pieces and each piece grow into a whole न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा, ये आपके क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। प्लेनेरिया का हमने देखा था, हाइड्रा में आपको इमेज में बता रखा है। अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो गया, पहले फ्रेगमेंटेशन हुआ तभी रीजनरेशन होगा। अगर फ्रेगमेंटेशन ही नहीं हुआ, विखंडन ही नहीं हुआ, जो अंग है उनमें टूट फूट ही नहीं होगी, तो उनका फिर से निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर क्या होगी, रीजनरेशन की प्रोसेस होगी। ठीक है, ये आपका आता है अलैंगिक जनन का प्रकार। एक बार आप जल्दी से जो पूरा पैराग्राफ है उसे पढ़िए और इमेज यहाँ पर बनाइए कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में आपने क्या समझा। अगर आप इमेज को समझते हैं तो लैंग्वेज आप लोग खुद बना सकते हैं। तो करना क्या है, इमेज को बनाना है, ड्रॉ करना है, और हर एक स्टेप में बताने कि पहले स्टेप में क्या दिखाया आपने, सेकंड स्टेप में क्या दिखाया, थर्ड में क्या दिखाया, फोर्थ में क्या दिखाया। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि नए जो यहाँ पे हाइड्रा बने वो यहाँ पर बन गए हैं, लेकिन इनकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, इनका पूरा जब विकास होगा तो फिर से इसमें फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन की प्रोसेस होगी। इनमें फिर से क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन की प्रोसेस होगी, और ये फिर से ये दो हाइड्रा बना रहा है और ये फिर से दो हाइड्रा बना रहा है। तो ऐसे कर करके अपनी संख्या में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। एक बार आप लोग सारी चीजों को देखिए। चलिए अब अगला प्रकार देखते हैं यहाँ पर अलैंगिक जनन का, जिसमें हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण की। स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण में होता क्या, देखिए आपने कहा organisms such as fungi make spore that can grow into a complete new individual when dispersed from their फ्रूटिंग बॉडी। अब देखिए कुछ ऐसे फंगस होते हैं, फंगस का मतलब आप समझते हैं, हमने कहा कवक की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, और वहां पर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, जिसमें एक किंगडम हमारे पास आया था, किंगडम फंजाई या किंगडम कवक के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर आप ईस्ट पढ़ते हैं, आप मशरूम पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ऐसे फंगस थे, या फंगस में क्या होता है कि कुछ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर हम फंगल बॉडी का अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, ये है फंगल बॉडी। फंगल बॉडी में यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब यहाँ पर फंगल बॉडी सेपरेट है, ए सेपरेट है, आपने कहा हाइफा और माइसीलियम क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपने तब पढ़ी होंगी जब हमने फंगस के बारे में बात की थी। अब यहाँ पर आपने कहा ये न्यूक्लियस है, इनके अंदर होता है स्पोर का फॉर्मेशन, बीजाणु का निर्माण। और बीजाणु का निर्माण एक्चुअली में होता है क्या है, आपने कहा यहाँ पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस बन जाएंगे। इस प्रकार से ये क्या बन गए हैं, न्यूक्लियस बन गए हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो जाएगी,
जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। एक्चुअली में स्पोर क्या है, न्यूक्लियस और जो वहाँ पे क्या है न्यूक्लियर, उसके बाहर क्या है एक जो मेम्ब्रेन है उसकी जो कवरिंग होती है, वही यहाँ पे क्या होंगे, स्पोर होंगे। जब यहाँ पर जो स्पोर है वो मेच्योर हो जाते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ये टूट जाता है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, टूटेगा। और जब टूटेगा तो आपने कहा स्पोर इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, जैसे कि आपको इस वाली इमेज में दिखा रखा है। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, स्पोर्स ग्रो हाइफा, एक हाइफा है उसमें क्या होंगे, स्पोर ग्रो होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने कहा कि जब स्पोर का पूरा फॉर्मेशन हो गया तो ये जो स्पोर हैं यहाँ पर ये जो बस्ट हो जाएगा, ये जो स्पोर है ये बाहर निकलने लगेंगे। जब ये बाहर निकलते हैं तो हवा के साथ अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब तक इन्हें क्या मिली, अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिली, तब तक ये किसी नई बॉडी का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। जैसे इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी ये नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी दूसरे फंगस की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक ही जो फंगस था, एक ही फंगल बॉडी में आपने कहा कि उसके हाइफा में क्या बने, स्पोर बने। स्पोर जब परिपक्व हो गए थे तो वो क्या हो गए हैं, अब जो फ्रूटनिंग बॉडी है उससे अलग हो करके जहां पर भी पड़ेंगे वहीं पर क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर किसी अलग से किसी विशिष्ट प्रकार के सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो आपने कहा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। दे आर कवर्ड बाय अ थिक आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट देम इन एडवर्स कंडीशन। आपने कहा इनके बाहर एक कवरिंग होती है, ठीक है, एक आवरण होता है जो कि इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी सहायता करता है, कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है यहाँ पर, इस प्रकार की परिस्थितियों से क्या करेगा, इन्हें बचाएगा। When spores get suitable environmental conditions, they germinate and begin to grow। कि जब इन्हें क्या मिलेगी, अनुकूल परिस्थितियां मिलती, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जो कि इनके ग्रो होने के लिए, इनके जर्मिनेट, इनके अंकुरण के लिए इन्हें क्या देंगी, सुटेबल इन्वायरमेंट वहां पर देंगी। तो फेवरेबल कंडीशन जब आएंगे तब ये क्या करेंगे, ग्रो हो जाते हैं। तो ये हमने बात की है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और उसके अलग अलग प्रकार के बारे में। अब हमारे पास सेकेंड टाइप आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। यहाँ पर सेम है कि किसी हमें एक ही जनक की आवश्यकता है, दो जनकों की आवश्यकता नहीं होगी, लैंगिक अंग यहाँ पर भी शामिल नहीं होंगे, और हमने कहा कि अलग प्रकार की विशिष्ट प्रकार की सेल्स या युग्मक का निर्माण नहीं होगा। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इन्हें हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि कोई जो पौधा है या कोई भी जो यहाँ पे जीव है, उसकी बॉडी से या उसके शरीर के किसी भी भाग से नए पौधे का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो इसीलिए इन्हें कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक का मतलब है काया, काया इट मीन्स की बॉडी। ये क्या करता है कि बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, नए पौधे का निर्माण हुआ, इसी को हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने तरीकों से हो सकता है, हमने कहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जड़ों के द्वारा हो सकता है, तनों के द्वारा हो सकता है और पत्ती के द्वारा हो सकता है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है तनों के द्वारा। आपने देखा होगा तनों में क्या निकलती, कली निकलती है, ठीक है। नोड और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। अगर तने में कली निकलती है या जब आप कलम लगाते हैं, ये सारी चीजें आप तनों के द्वारा ही करते हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार। आपने कहा इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन प्लांट्स, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है, जो अलैंगिक जनन का जो प्रकार है, वो पादपों में पाया जाता है। द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, आपने कहा कि जो यहाँ पर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट हैं, कायिक भाग हैं, जैसे कि कौन कौन से कायिक भाग होंगे, आपने कहा लीव्स हैं, स्टेम है, रूट है, गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तीनों जड़, तना और पत्ती तीनों ही क्या होते हैं, प्लांट के कायिक भाग होते हैं जो कि नए पौधे का निर्माण करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा कायिक भाग ये तीनों हैं, तो कायिक भाग के अलावा क्या कोई और अंग भी होता है, हमने कहा लैंगिक अंग भी होते हैं पौधे के। वो कौन होता है, फ्लावर यानी कि फूल। जो लैंगिक अंग होते हैं, जहां पर लैंगिक अंग इंक्लूड होंगे या शामिल होंगे, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो लैंगिक जनन में होगा। जब आप लैंगिक जनन पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे पौधे के लैंगिक भागों के बारे में, और जब आप लैंगिक भाग पढ़ रहे होंगे पौधे के, तब आप बात कर रहे होंगे फ्लावर यानी कि फूल के बारे में। नेक्स्ट हमने बोला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो नेचुरली भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियली भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आर्टिफिशियल, नेचुरली इट मीन्स कि वहां पर आपका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है।
वो नेचुरली हो रहा है, नेचर ही उस प्रोसेस को कर रही है। आर्टिफिशियल यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली आप जैसे कलम लगाना जो होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियली है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो दोनों तरीके से हो सकती है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैपन्स थ्रू द लीव्स। आपने कहा कि जो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से जो कायिक प्रवर्धन होगा वो पाई जाती है पत्ती में। एक पत्ती होती है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। एक पत्ती है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम, जैसे ये एक पत्ती है इस प्रकार से, और इसके जो यहाँ पर साइट्स होते हैं यहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर पत्ती से अलग हो जाते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर पत्ती से अलग हो करके अलग हो जाते हैं, तो ये पूरे पौधे का निर्माण यहाँ पर कर सकती हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से होता है, नेचुरली होता है। यहाँ पर आप कृत्रिम रूप से नहीं करते हैं। तो आपने कहा कि इस प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन है जो कि नेचुरली हो रहा है वो देखा जाता है किसमें, ब्रायोफाइलम में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफाइलम है। अगर हम स्टेम की बात करें, आपने कहा स्टेम, एग्जाम्पल टर्मरिक, जिंजर। आपने कहा कि यहाँ पर जो आपके स्टेम के एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि अदरक हो गया है, हल्दी हो गया है, या आपने कहा पोटैटो हो गया है, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं आपके स्टेम के। रनर, स्टोलन एग्जाम्पल है ग्रास, रनर्स, स्ट्रॉबेरी, बल्ब एग्जाम्पल है अनियन एंड लिली एक्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं, आपने कहा तनों के द्वारा। जैसे कि अगर हम आलू की बात कर रहे हैं तो आपने कहा आलू में क्या होती है, बर्ड निकलती है। इसका एग्जाम्पल आपने पहले भी लिया था कि आलू जो है, आलू एक प्रकार का तना है। हमें कैसे पता चला कि आलू एक तना है, क्योंकि आलू तो क्या है, मिट्टी के नीचे उग रहा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आलू के एक जड़ है। लेकिन आलू को तना ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि तने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा तने से कली निकलती है। तो ये क्या है, आलू की जो बर्ड है ये क्या है, कली है। सेकेंड एग्जाम्पल हमने कहा अदरक हमारे पास आता है, ये अदरक है, और अदरक में आपने इस प्रकार की लाइनिंग देखी होंगी। मैंने कहा अदरक भी एक तना है, तो हमें कैसे पता कि अदरक एक तना है। अदरक में अलग से बर्ड तो हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि तने का जो दूसरा फीचर है वो ये है कि तने में नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं। आप जानते हैं नोड किसे कहते हैं और इंटरनोड किसे कहते हैं। जैसे कि हमने कहा ये है भूमि, ये है जड़, और ये है तना। तने से निकल रही है एक शाखा प्रकार से, ये एक और शाखा निकल गई है। अब ये जो भाग है जहां से एक नई शाखा निकल रही है, इसे कहते हैं नोड, और इसे भी कहते हैं नोड। और दो नोड के बीच का स्थान क्या कहलाता है, इंटरनोड। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। ठीक है, क्योंकि नोड जो है वो क्या है, तने का फीचर है, तने का गुण है। तो हमने कहा क्योंकि अदरक में ये सारे क्या है, आपके नोड है, ये क्या है, नोड है। क्योंकि अदरक में नोड पाए जा रहे हैं, इसलिए हमने कहा अदरक क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे क्या है, तना है। इसी प्रकार से अलग अलग कैटेगरी आती हैं। तो हमने कहा कि ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसमें हेल्प कर रही हैं। जैसे कि आपने अनियन का नाम भी यहाँ पर देखा है। अब हमने कहा अनियन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस प्रकार से। ये अनियन है, आपने देखा होगा जो खाने वाला भाग होता है अनियन का वो कौन सा होता है, ये जो खाने योग्य भाग है। तो खाने योग्य भाग जो अनियन का होता है वो है पत्ती, क्या है, लीफ है। यानी कि आप जो आप प्याज खाते हैं, प्याज की पत्तियों को आप खाते हैं, तो आपने कहा तना क्या होगा, तो हमने कहा ये वाला जो भाग आपको डिस्क शेप का दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है जिसे हम येलो कलर से यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये है तना। तो फिर हमने कहा फिर जड़ क्या होंगी, ये जो आपको छोटे छोटे रेशे जैसे दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं जड़। तो इस प्रकार से आपने क्या कहा, आपको पता है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, आपको ये भी पता है कि उन्हें आप किस प्रकार से ग्रो करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, आपने कहा आर्टिफिशियल मेथड्स इंक्लूड कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। ये सारे आर्टिफिशियल आते हैं, जैसे कि कटिंग हमने कहा कि हमने क्या किया,
सिंपली एक तने को काटा, एक कली को हमने काटा और उसे बो दिया है। ग्राफ्टिंग आता है, लेयरिंग आता है और प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में आप क्या कराते हैं कि पौधे का कोई ऐसा भाग लेते हैं कि जो बहुत जल्दी ग्रो करता है और उसे आपने क्या किया, एक कोई भी आपने एक छोटा सा पॉट आप ले सकते हैं, छोटे से स्थान में आपने ग्रो कर दिया, जैसे जैसे उसके छोटे छोटे पौधे बने अब आपने उसे अलग अलग जगह में लगाना शुरू कर दिया। जैसे पौध मिलती है आपको, कुछ ऐसा ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कलम लगाना भी होता है। कलम में क्या होता है कि आपने दो अलग अलग प्रकार के आपने पौधे लिए, उनकी कलम को आपने आपस में बांध दिया है और आपने उसे बो दिया है। अब आप देखते हैं कि वहां पर हाइब्रिड फ्रूट आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को करवाया जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़े हैं अलैंगिक जनन के प्रकार अभी तक। ध्यान से देखिए कौन कौन से प्रकार हमने पढ़े हैं, क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर समझी हैं, एक बार आप देखिए। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि अलैंगिक जनन जो होता है वो सिंपल होता है, टफ नहीं है। आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं बस। अगर आपको थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आप देखेंगे वो देखेंगे लैंगिक जनन में, बस आपको समझना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। आपको सिस्टम समझने पड़ेंगे, ऑर्गन समझने पड़ेंगे और आपको जो प्रोसेस है वो समझ आ जाएगा। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं और आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल आए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के रिप्रोडक्शन की। अभी तक हमने कहा दो प्रकार के रिप्रोडक्शन आते हैं, इसमें सबसे पहले लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन हम बात कर रहे थे। अलैंगिक जनन आप पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लैंगिक जनन में सबसे पहले हमने कहा कि आपको यहाँ पर चाहिए होंगे दो जनक। ठीक है, और दो जनक से क्या मतलब है, या तो दो जनक या फिर दो अलग अलग प्रकार के लैंगिक अंग। ठीक है, अब हमने दो चीजें क्यों लिखी हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनिमल्स के बारे में, तो हमने कहा कि यहाँ पर दो जनक चाहिए होंगे। ठीक है, एनिमल्स में भी आप अगर बात करेंगे, जब आप क्लास 11th में जाएंगे और जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया या किंगडम प्लांटी। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में आपको और अच्छे से समझाया जाता है कि कुछ ऐसे भी एनिमल है, कुछ ऐसे भी जीव हैं कि जिनमें मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं वो एक ही बॉडी में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हायर यहाँ पर आपके पास एनिमल्स आते हैं उनमें मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। तो सेम वैसा ही प्लांट्स में, क्या आपने कहा प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, कुछ द्विलिंगी होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पौधे होंगे कि जिनमें दोनों ही यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे होंगे कि या तो मेल पार्ट है या तो फीमेल पार्ट्स होते हैं। तो अगर किसी में, किसी भी जीव में अगर दोनों पार्ट एक ही बॉडी में है, मेल और फीमेल पार्ट, तो हमने कहा कि दो प्रकार के लैंगिक अंग चाहिए और एक फीमेल, चाहे हम प्लांट्स की बात करें या यहाँ पर एनिमल्स की बात करें। अगर हम दो जनकों को कह रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर अंडरस्टूड है कि मेल और फीमेल अलग अलग यहाँ पर आपके पास आते हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं लैंगिक जनन में आपको क्या चीजें बताई गई हैं। Sexual reproduction is a natural way of reproduction that takes place in all multicellular organism। क्या बोला गया था जब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं, हमने कहा अलैंगिक जनन मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर लैंगिक जनन की, हमने कहा जो लैंगिक जनन है वो यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है मोस्टली। हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें, ठीक है, आपके पास एक्सेप्शन आ सकते हैं। हमने कहा कि मोस्टली क्या पाया जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लैंगिक जनन पाया जाएगा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल यानी कि दो जनों को क्या आवश्यकता होती है, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी कि संतति निर्माण के लिए दो जनों को क्या आवश्यकता होगी। इन दिस the male and female gametes fuse together and give rise to a new cell। आपने कहा अब यहाँ पर आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आप बात करेंगे मेल और फीमेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप पढ़ेंगे, जो प्रजनन तंत्र होता है उसमें अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, उसमें आपने का विशिष्ट प्रकार के सेल बनेगी जिसे आप कहते हैं गैमीट। हमने कहा गैमेट का फ्यूजन होता है और आपके पास एक सिंगल सेल आती है, दो अलग अलग सेल को मिल करके एक सिंगल सेल आपके पास आएगी। उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आपको एक इमेज दिखाई गई है, इमेज है यहाँ पर ह्यूमन बीइंग का। आपने कहा आपके पास यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है। मेल और फीमेल दो अलग अलग आपके पास आ गए हैं,
दो अलग अलग जनक हमारे पास आ गए हैं। आपने कहा यहाँ पर ये बना मेल गैमेट जो एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका है, और ये है फीमेल गैमेट जो कि एक क्या है, विशिष्ट प्रकार की सेल है। ठीक है, अब हमने कहा जब इन दोनों सेल्स का फ्यूजन हुआ तो हमारे पास एक सिंगल सेल आती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। अब इसका डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से बना पूरे एक न्यूबॉर्न जो आप देखते हैं, पूरे एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस कैसे हुई ये हमें समझना है। जब आप यहाँ पर लैंगिक जनन पढ़ लेंगे तब आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, किसमें, लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों में, और तब आप जो वेरिएशन, जो हमने एक टॉपिक छोड़ा है, एक स्लाइड हमने छोड़ी है, तब आप वेरिएशन को समझ पाएंगे। अब कुछ फीचर्स होते हैं यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कुछ फीचर्स हमने यहाँ पर देखे हैं, इन फीचर्स के बारे में हमने पहले भी बात की है यहाँ पर। ठीक है, पहले भी हमने बात की है इन फीचर्स के बारे में, और हमने कहा कि अलग अलग फीचर्स होते हैं। जब हम बात कर रहे थे दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों में हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे थे, तब हमने कुछ फीचर्स की बात की थी। सेम वही है जैसे कि हमने कहा कि दो पेरेंट यहाँ पर शामिल होते हैं, दो जनक शामिल होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, पूरी प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है और लेंदी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, वेरिएशन यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, टू कॉपी नहीं होंगे, कुछ सिमिलैरिटी तो पाई जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है। जितने भी कैरेक्टर यहाँ पर आपके पास आए हैं ये सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो अब आपको करना क्या है, कुछ फीचर्स जो हैं वो आप अलैंगिक जनन के लिखेंगे, कुछ लैंगिक जनन के लिखेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर लैंगिक जनन को, और लैंगिक जनन प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, दोनों को यहाँ पर देखेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।